हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का हम कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने किया था क्या कि अल्टरनेटिंग करंट को जब हम रजिस्टिव सर्किट पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ना तो करंट आगे होता है ना ही वोल्टेज आगे होती है। अब हम एसी अल्टरनेटिंग करंट अप्लाइड करेंगे किस पर? इंडक्टिव सर्किट पर, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट कर दें अप्लाई। हमने एक इंडक्टर लिया, आपको पता है इंडक्टर क्या करता है? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? जब भी इससे जुड़ा हुआ करंट चेंज होता है तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? तो हमने एक लगा दिया इस पर अल्टरनेटिंग सोर्स ई नोड साइन ओमेगा टी। सब में यही कर रहे हैं हम, अल्टरनेटिंग सोर्स लगा रहे हैं ईएमएफ का और करंट की वैल्यू निकालेंगे। तीनों में यही करेंगे, ठीक है। देन as we know that by Lenz's law E is equal to L di by dt। Lenz's law ना कह के E is equal to d phi by dt, phi को Li रखते हैं हम, वही बात है। E is equal to L di by dt, Lenz's law से निकालते हैं अपना। E की वैल्यू हमने ये ली, EMF E नोड साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी क्या आ गया आपके पास? E नोड बाय L साइन ओमेगा टी। यहां से डी आई क्या आ गया आपके पास? E नोड बाय L साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर? सिर्फ डी टी मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मैंने क्या कहा था आपको? ईएमएफ लगाएंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे। डीआई से आई की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक ही तरीका, इंटीग्रेशन कर दो बस। ई नोड बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। ई नोड बाय एल को बाहर ले आए, साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर? डीआई का इंटीग्रेशन आई, ई नोड बाय एल साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और ओमेगा टी का अपॉन ओमेगा। इसको लिख देंगे ई नोड बाय ओमेगा एल इंटू में माइनस के कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसको मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू ई नोड बाय ओमेगा एल माइनस कोस ओमेगा टी को लिख दिया मैंने साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्यों लिख दिया? देखिए, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस 90 माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस 90 माइनस कॉस थीटा। द वैल्यू ऑफ आई विल बी मैक्सिमम। द वैल्यू ऑफ आई विल बी मैक्सिमम। आई की वैल्यू बड़ी से बड़ी होगी। कब? इफ अगर ये साइन थीटा बड़े से बड़ा होगा। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू बड़ी से बड़ी होगी तो इसके लिए आई की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होती है? आई नोड। देन आई नोड इज इक्वल टू ई नोड बाय ओमेगा एल इंटू में 1। इसको कहा इक्वेशन नंबर 1, इसको कहा इक्वेशन नंबर 2। पुट 2 इन 1, 2 को 1 में पुट कर दो। क्या पुट करें भाई 2 का 1 में? ई नोड बाय ओमेगा एल किसके बराबर है? आई नोड। ई नोड बाय ओमेगा एल किसके रख दें? आई नोड की वैल्यू रख दें हम। तो आई इज इक्वल टू आई नोड साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इज करंट ऑब्टेन्ड। आई की वैल्यू आ गई ना। हमें क्या करना है? अप्लाइड किया। अप्लाई क्या किया हमने? E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। पूरे सॉल्यूशन में हमने निकाला गया है आई की वैल्यू, करंट ऑब्टेन, और अप्लाई क्या किया था? साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड वोल्टेज। तो अब देखो, इसका फेज है ओमेगा टी और ये है ओमेगा टी से पीछे माइनस पाई बाय 2। यानी प्योरली इंडक्टिव सर्किट जो हम सॉल्व कर रहे थे उसमें लास्ट हमारे पास क्या आया है कि आई
π/2 से माइनस यानी पीछे है किससे, ईएमएफ से। यानी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कौन आगे होता है, ईएमएफ आगे होता है किससे, करंट से। कितने से, π/2 से। जबकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में दोनों हमारे पास क्या आए थे, ये सेम आए थे। आप पिछले टॉपिक में देखना, ठीक है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया है लास्ट में, वो हमारे पास क्या आया है कि हेंस वी कैन से दैट इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, हम क्या कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट in purely inductive circuit EMF leads current by π/2। π/2 से हमारे पास क्या होता है, आगे होता है। तो अगर आप एक दिखाना चाहें इनका दोनों का, तो ये लीजिए, ये तो है आपका करंट आई, ई और आई, और ईएमएफ क्या है 90 से आगे, तो ये लीजिए 90। ये क्या है आपका ईएमएफ। इस तरह से आप कर्व से दिखा सकते हैं। नाउ सी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को देखा, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2, यदि आई नोड इज इक्वल टू ई नोड बाय ओमेगा एल। ये है इक्वेशन नंबर 2। देखो, आई नोड इज इक्वल टू ई नोड बाय ओमेगा एल। अगर इसको मैं कंपेयर करूं, आई इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, कंपेयर करूं, करंट की जगह करंट है, ईएमएफ वोल्टेज है, तो डिनोमिनेटर ये क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना। The denominator should be resistance and it is so, ऐसा ही है। डिनोमिनेटर क्या है, रेजिस्टेंस होना चाहिए, और ऐसा ही है। बट इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या, ये देखते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है हमारे पास, देखिए हम कर रहे हैं इंडक्टर में से करंट जाएगा ऐसे, तो करंट के फ्लो का विरोध अगर इंडक्टर करता है, मान लीजिए एक वायर है, एक वायर है आपके पास, ये वायर अगर करंट के फ्लो का विरोध करती है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। लेकिन अगर एक इंडक्टर करंट के फ्लो का विरोध करेगा, तो उसे आप रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, वो आप बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज द opposition offered to flow of current by a इंडक्टर। एक इंडक्टर जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, वो आपकी क्या कहलाती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम किसी डिनोट करते हैं एक्स एल, एक्स के नीचे एल। एक्स एल इज इक्वल टू, हमने कहा है द डिनोमिनेटर शुड बी रेजिस्टेंस एंड इट इज सो, ओमेगा एल। एक्स एल इज इक्वल टू, ओमेगा होता है 2 पाई एफ एल। कैसे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ठीक है। इसको कर सकते हैं 2 पाई इंटू में 1 बाय टी कर सकते हैं। 1 बाय टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, देन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ। क्लियर। तो एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, फ्रीक्वेंसी, है ना। सो अगर इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ, if we draw a graph between inductive reactance and
frequency, then this will be the graph. Clear? Straight line. बोलिए क्यों? क्योंकि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है। तो सिंपल रेजिस्टेंस में से, सिंपल वायर में से जो करंट के फ्लो को अपोज करे उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। किसी इंडक्टर में से करंट के फ्लो का जो अपोज करे उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसे डिनोट करते हैं एक्सएल से। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो अब तक हमें समझ में आया है कि जब किसी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करता है, अल्टरनेटिंग करंट, तो ना तो करंट आगे होता है ना वोल्टेज आगे होती है। जबकि किसी कैपेसिटर में से अगर क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है इंडक्टर में से, सॉरी। तो हमने देखा है कि कौन आगे होता है? हमारा आगे होता है ईएमएफ, आगे होता है वोल्टेज से π/2 से। अब तीसरा लगाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू THROUGS थ्रू ए कैपेसिटिव सर्किट। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करते हैं एक कैपेसिटर में से, मान लीजिए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C का, लेट अल्टरनेटिंग source of EMF E is equal to E node sin omega t is applied across a capacitor। कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। देन तरीका वही है, अप्लाई करेंगे ईएमएफ, निकालेंगे करंट। देन आपको पता है कि कैपेसिटर में क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q/C। देन E, अब वोल्टेज की बजाय EMF अप्लाई किया हमने तो E लेना पड़ेगा। E इज इक्वल टू Q/C। E की वैल्यू E नोड साइन ओमेगा t इज इक्वल टू Q/C। आप E बड़ा ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Q/C क्लियर। Q इज इक्वल टू E नोड C साइन ऑफ ओमेगा t। अब आपको पता है, हमें Q पता है और करंट की वैल्यू चाहिए, तो dQ/dt। एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dQ/dt, यहां भी डिफरेंशिएशन कर दिया, d/dt E नोड C साइन ऑफ ओमेगा t। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया। dQ/dt क्या बन गया? I इज इक्वल टू E नोड C ठीक है, E नोड C इंटू में साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आया कॉस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा। क्लियर। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या आ गया? इस ओमेगा को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया E नोड ओमेगा C इंटू में कोस ओमेगा टी। इसको मैंने किया I इज इक्वल टू E नोड ओमेगा C को मैं लिख दूं 1/ωc, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोस ओमेगा टी को लिख दिया मैंने साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मैथमेटिकल टर्म। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इक्वेशन 1, द वैल्यू ऑफ I विल बी मैक्सिमम if sin of omega t plus π/2 is equal to maximum equal to 1। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो किसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी हमारे पास? I की। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I नोड ही बनती है। I नोड इज इक्वल टू E नोड अपॉन 1/ωc इंटू में 1। इक्वेशन नंबर 2, पुट 2 in 1। E नोड अपॉन 1/ωc की जगह क्या पुट कर दूं? I नोड। देन I इज इक्वल टू I नोड साइन ओमेगा टी प्लस π/2 इज करंट ऑब्टेन्ड, इज
करंट ऑब्टेन्ड एंड अप्लाई क्या किया था हमने, ये अप्लाई किया था, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज T इज वोल्टेज अप्लाइड। बताओ कौन आगे हुआ, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आगे चला गया, है ना। सो इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट आई करंट लीड्स E वोल्टेज किससे, बाय पाई बाय 2 से। ठीक है, कौन लीड कर रहा है, आई करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। क्लियर, आगे चले। सो वी कैन ड्रॉ, हम ड्रॉ कर सकते हैं, कौन आगे है, आई, ई से पहले ई ड्रॉ कर दो, ये ईएमएफ इधर ई और आई इधर ओमेगा टी। अब 90 से कौन आगे है, आई, तो आई यहां से चलेगा, ऊपर से चलेगा, क्यों, क्योंकि 90 से आगे है आई। ठीक है, फिर से सी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 ये लीजिए, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी। कंपेयर करें, आई इज इक्वल टू वी बाय आर से, करें कंपेयर, क्या आएगा, करंट की जगह करंट, वोल्टेज की जगह वोल्टेज, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस ही होना चाहिए, इसमें होना चाहिए ना, द डिनोमिनेटर शुड बी रेजिस्टेंस, और ऐसा ही है, एंड इट इज सो, बट इट इज नेम्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या है भाई, जो एक वायर में से करंट को अपोज करे रेजिस्टेंस, जो इंडक्टर में से करंट को अपोज करे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और जो कैपेसिटर में से करंट को अपोज करे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, द ऑपोजिशन offered to flow of current by a capacitor is called capacitive reactance. It is denoted by XC. XC is equal to 1 by ओमेगा सी। अब आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू में 1 बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी, देन एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एफ सी। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एफ। क्लियर है, आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन एक्स सी एंड एफ, एक्स सी क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, देन इट विल बी लाइक दिस एक्स सी एफ। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट विल बी लाइक दिस। तो जो हमें समझ में आया वो क्या समझ में आया कि एक वायर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, इसमें नाइदर ई नॉर आई, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, इसमें ई लीड्स बाय पाई बाय 2, ईएमएफ आगे। कैपेसिटर में आई लीड्स बाय पाई बाय 2। वायर में जो करंट के फ्लो को ओपोज करे, वायर में, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस आर।
इंडक्टर में जो करंट के फ्लो को अपोज करे उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। कैपेसिटर में जो करंट के फ्लो को अपोज करे उसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। R का फ्रीक्वेंसी पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है। XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है एंड XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है एज ऑन में? तो ये थे 3 अलग अलग सर्किट्स पर हमने क्या लगाया है, EMF अप्लाई किया है, अल्टरनेटिंग EMF रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव पर, और हमारे सामने ये रिजल्ट आया है। क्लियर है? इस क्लास में इतना ही कीजिए, अगली क्लास में आगे करते हैं।